नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल 2023 की परीक्षा के लिए टॉप 50 एमसीक्यूज़ की सीरीज की शुरुआत आज से हम करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के माध्यम से डेली बेसिस पर आपको 50 इम्पॉर्टेंट प्रश्न सॉल्व करवाए जाएंगे। ये 50 इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न आपके होंगे और इनमें सभी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे, जैसे पॉलिटी रहेगा और भारतीय राज्य व्यवस्था रहेगी, ज्योग्राफी रहेगा, साइंस रहेगा और स्टैटिक जीके के प्रश्न जो है आपको इन 50 प्रश्नों के सेट में देखने को मिलेंगे। यह 50 प्रश्नों की जो सीरीज है आपके एमटीएस और सीएचएसएल की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस सीरीज को आपको एग्ज़ाम तक फॉलो करते रहना है। इसके साथ ही 2 वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिल रहे हैं। एक आपको करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट का वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिल रहा है। अभी तक उसमें हमने 8 इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड कर दिया है। तो करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको जाकर आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको करंट अफेयर्स के मिल जाएंगे। इसके अलावा जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें अभी तक हमने 14 इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड कर दिया है। तो जो प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज है करंट अफेयर्स की अलग से और जीके जीएस करंट अफेयर्स के अलग से, उसको भी आपको फॉलो करते हुए चलना है। आज से हम टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं तथा इस टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज में सिर्फ हम जीके और जीएस के प्रश्नों को कवर करते हुए चलेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डायनमो। डायनमो का कार्य क्या होता है? डायनमो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं अगर हम इस प्रश्न का उल्टा कर दें, यहाँ पे अगर प्रश्न में पूछ ले कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य आपका विद्युत मोटर करती है। तो दोनों आपको याद रखना है। विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो जो हमारी विद्युत मोटर होती है इसका कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। वहीं डायनामो का कार्य क्या होता है? तो डायनामो का कार्य होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो ये प्रश्न आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? बाल गंगाधर तिलक को किसने जो है अशांति का जनक कहा था, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखिएगा वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। किसके द्वारा? तो वैलेंटाइन सिरोल ने जो है बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक की है, तो आइए इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है? बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग। तो इनके द्वारा जो होम रूल लीग थी उसकी स्थापना कब करी गई थी? 16 अप्रैल 1916 को। एक चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, भारत में 2 होम रूल लीग की स्थापना करी गई थी। पहली जो होम रूल लीग थी उसकी स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और दूसरी वाली जो होम रूल लीग थी उसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी सितंबर 1916 में। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग होम रूल लीग थी। एक की स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा और एक की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग की। तो बाल गंगाधर तिलक ने 16 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना करी थी। कहाँ पर? तो बेलगांव में। लोकेशन भी आप याद रखिएगा, बेलगांव में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तथा इनके होम रूल लीग का कार्य क्षेत्र एरिया कौन कौन सा था? तो कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रांत हो गया एवं बरार। ये इंपॉर्टेंट कार्य क्षेत्र थे किनके? तो तिलक के होम रूल लीग के। महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर बाकी जगहों पर जो है इनकी होम रूल लीग काम करती थी। तो महाराष्ट्र में मुंबई को आप छोड़ दीजिएगा। मुंबई में तिलक की
होम रूल लीग काम नहीं करती थी, उसका कार्यक्षेत्र नहीं था। इसके अलावा इनके द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स की भी शुरुआत करी गई थी जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक आपका हो गया गणपति उत्सव, एक आपका हो गया गणपति उत्सव और एक आपका हो गया शिवाजी। तो इन दोनों की शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी? तो गणपति उत्सव की जो शुरुआत है 1893 में की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 में। और शिवाजी महोत्सव की जो शुरुआत है यह कब करी गई थी? तो शिवाजी उत्सव की शुरुआत 1895 में किसके द्वारा करी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा करी गई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनके द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई थी जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकें। तो पहली इंपॉर्टेंट पुस्तक आपको याद रखनी है गीता रहस्य। गीता रहस्य इनके द्वारा लिखी गई है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इसके अलावा मराठा और एक केसरी, तो दोनों का आप याद रखना है। तो केसरी को किस भाषा में इन्होंने लिखा था? कि केसरी को जो है इन्होंने मराठा लैंग्वेज में लिखा था। केसरी को जो है मराठी भाषा में लिखा गया था। और एक जो पत्रिका थी उसका नाम था मराठा। तो मराठा को किस भाषा में इन्होंने लिखा था? तो मराठा को जो है इन्होंने अंग्रेजी लैंग्वेज में लिखा था। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को लड़ा गया था सिराजुद्दौला बंगाल का जो नवाब था और अंग्रेजों की सेना के मध्य, तथा इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय होती है और अंग्रेजों की जीत होती है। तथा इस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो आप याद रखिएगा 22 अक्टूबर 1764 को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बक्सर का युद्ध जो है अंग्रेजों एवं भारत की तरफ से 3 सेनाओं ने लड़ा था। एक मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, दूसरा अवध का नवाब सुजाउद्दौला और तीसरा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की सेनाओं ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था जिसको हम जानते हैं बक्सर के युद्ध के नाम से। तथा इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पे मेंशन है, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बक्सर के युद्ध देख लीजिए। बक्सर के युद्ध आपका 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। और ब्रिटिश आर्मी का, ब्रिटिश सेना का सेनापति इस समय था हेक्टर मुनरो। तो यहाँ पे हेक्टर मुनरो की सेना और भारत की तरफ से 3 सेनाओं ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना, अवध के नवाब सुजाउद्दौला की सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम की सेना ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा था जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे प्लासी युद्ध के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में प्रश्न। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो पहला क्या दिया गया यहाँ पे, न्यायिक पुनर्विलोकन का जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने किस देश के संविधान से लिया हुआ है? तो अमेरिका के संविधान से, बिल्कुल सही है। प्रस्तावना की भाषा को हमने कहाँ से लिया हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल सही है। और कनाडा के संविधान से हमने संज्ञात्मक विशेषताएं ली हुई हैं। और जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया हुआ है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो यहाँ पे गलत दिया गया। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट है इसको हमने जर्मनी से नहीं लिया हुआ है, बल्कि कहाँ से लिया हुआ है? तो इसको हमने जापान से लिया हुआ है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से एडॉप्ट किया हुआ है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तब हमने जर्मनी से क्या लिया हुआ है जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया था? तो जर्मनी, जिसको हम वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते थे उस समय, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला एरिया है उसमें जाड़े के समय में शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसके लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है? तो इसके लिए उत्तरदायी कारण कौन सा है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है
भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा देखने को मिलती है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक को लिखा है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं कौन है? तो आप याद रखिएगा, इस पुस्तक को लिखा गया है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से, जिनको हम जानते हैं दादा भाई नौरोजी, इन्हीं के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में प्रकाशित की गई थी, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। और इसके राइटर कौन है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने कांग्रेस के 3 सेशन की अध्यक्षता भी करी थी। एक कांग्रेस का सेशन था 1886 का, दूसरा वाला सेशन, यानी कि कांग्रेस का जो दूसरा सेशन था जो 1886 में हुआ था, कहाँ पर? कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता करी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसके अलावा एक सेशन आपका कांग्रेस का कहाँ पर हुआ था? 1906 में, अगेन कलकत्ता में होता है। 1906 में अगेन कलकत्ता में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और इसकी भी अध्यक्षता जो है किसके द्वारा करी गई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1906 की, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और एक अधिवेशन और था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी थी, वह कौन सा था? तो 1886 हो गया, 1906 हो गया और 1893। ये आपका 3 अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी थी, तथा ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। 1885 में नौरोजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है, भारत के महान्यायवादी की यहाँ पे बात हो रही है, तो किस आर्टिकल के तहत जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के नियुक्ति से जुड़ा जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 76, यानी कि अनुच्छेद 76 का संबंध भारत के महान्यायवादी से है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है, भारत के महान्यायवादी की यहाँ पे बात हो रही है, तथा भारत का जो महान्यायवादी होता है यह भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तथा क्या आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज़ादी के पश्चात पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? परिसीमन आयोग को हम बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जानते हैं, तो आप याद रखिएगा, आज़ादी के पश्चात पहली बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया था 1952 में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 1952 में। सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पे परिसीमन आयोग से रिलेटेड लिखी गई है, इसको आप देख सकते हैं। परिसीमन आयोग को हम सीमा आयोग यानी कि बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जानते हैं। प्रत्येक जनगणना के बाद भारत की संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है, तथा यह संस्था या निकाय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है, यानी कि जो परिसीमन आयोग है यह निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करता है। परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 के तहत पहले परिसीमन आयोग का जो गठन है 1952 में किया गया था, वहीं दूसरा 1963 में, तीसरा 1973 में और चौथा 2002 में हुआ था। चौथा जो आपका परिसीमन आयोग था यह 2002 में गठित किया गया था, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? यानी कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है जो मतदान की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
राइट आंसर आपका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। आप याद देखिएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 का जो था, इसी के तहत जो मतदान की उम्र थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता? इसमें से कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। तो भूटान के साथ भारत के जो हैं कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो टोटल 4 राज्य। ये 4 राज्य आपके कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। तो इन 4 राज्यों में आपको मिलेगा सिक्किम है, बिल्कुल सही यहाँ पे दिया गया है। सिक्किम के बाद आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही दिया गया है। असम यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया, लेकिन मेघालय जो है यह मेघालय जो है यह भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे चौथा राज्य कौन सा है? तो चौथा राज्य आपका हो जाएगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया और सिक्किम हो गया। ये 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं तथा असम की जो बाउंड्री है यह भूटान से सबसे ज़्यादा लगती है तथा भूटान के साथ हमारी सीमा कितने किलोमीटर की है? तो 699 किलोमीटर की हमारी सीमा जो है भूटान के साथ लगती है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ आपको जलप्रपात दिए गए हैं और वे किस नदी पर स्थित हैं यह दिया गया है। तो इसको आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा जलप्रपात का यहाँ पे सुमेल गलत है, यहाँ पे उसका आपको चयन करना है। तो फटाक से इसका आंसर दीजिए आप। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला जलप्रपात आपका है जोग जलप्रपात, यह किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर है, जो कि बिल्कुल ही गलत दिया गया है। जोग जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर नहीं बल्कि शरावती रिवर पर है। कहाँ पर? तो कर्नाटक में। कहाँ पर? तो शरावती नदी जो कि कर्नाटक में मिलेगी आपको, यहीं पर आपको मिलेगा जोग या गरसोप्पा। जोग को हम गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं। तो यह कर्नाटक में शरावती रिवर पर है। वहीं पुनासा जलप्रपात आपको कहाँ पर मिलेगा? तो पुनासा आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, बिल्कुल सही है। हुंडरू जलप्रपात आपको कहाँ पर मिलेगा? तो हुंडरू जलप्रपात आपको मिलेगा झारखंड के स्वर्णरेखा नदी पर, बिल्कुल सही दिया गया है। वहीं शिव समुद्रम जलप्रपात आपको कहाँ पर मिलेगा? तो कर्नाटक के कावेरी नदी पर आपको मिलेगा शिव समुद्रम जलप्रपात। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं था, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शरावती नदी पर आपको मिलेगा जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसे हम लोकहितवादी के नाम से जानते हैं? लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल हरि देशमुख को। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? चुनाव आयोग जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 324, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तथा वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। आप याद देखिएगा, राजीव कुमार जो है हमारे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो इनके बारे में भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? राज्यसभा में कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि उपराष्ट्रपति। ये उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं तथा इन्हीं के द्वारा जो है राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन किया जाता है। और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे उपराष्ट्रपति हैं। कौन से क्रम के हैं? तो 14वें नंबर के ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो इसकी जो शुरुआत है ऑस्कर पुरस्कार की किस वर्ष में करी गई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑस्कर पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर देने की आप कोशिश करिए। तो ऑस्कर पुरस्कार जो है आपके दिए जा रहे हैं 1929 थे, 29, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय आपको कहाँ पर मिलेगा? तो मलेशिया में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मलेशिया में आपको वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का मुख्यालय मिलेगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है,
पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? तो पिक्चर के माध्यम से आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह आपका कौन सा यहाँ पे है? तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? शुक्र हो जाएगा। शुक्र जो है यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का ग्रह है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद देखिएगा, कई बार ग्रहों का क्रम भी पूछ लिया था कि कौन सा ग्रह सूर्य से किस नंबर पे है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह आपका बुध हो जाएगा, फिर दूसरे स्थान पर शुक्र हो जाएगा, तीसरे स्थान पर पृथ्वी, चौथे स्थान पर मंगल ग्रह, पाँचवें पे बृहस्पति और छठे पे शनि, सातवें पे अरुण और आठवें पे आपका वरुण। ये 8 ग्रह हैं। इनका क्रम आप याद रखिएगा, कई बार क्रम भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तथा शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसको भोर और सांझ का तारा भी हम कहते हैं, और इसको जो है सबसे गर्म और चमकीला ग्रह भी कहा जाता है शुक्र को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? 10 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंडमान को निकोबार से। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब करी गई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब करी गई थी? तो आरबीआई एक्ट 1934, आप याद रखिएगा, आरबीआई का जो अधिनियम था 1934 का, इसी के तहत जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा है, जो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी। किस एक्ट के तहत? तो आरबीआई का जो एक्ट था, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, असंगत के यहाँ पे पहचान आपको करनी है, किसमें से कौन सा असंगत है? तो दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी कौन सा हो जाएगा? तो ब्लू व्हेल बिल्कुल सही है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा हो जाएगा? तो सुंदरवन डेल्टा। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा आपका सुंदरवन डेल्टा है। बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा वाला भी सही है, पहला भी सही है। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी? दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी हो जाएगी? तो सुपीरियर झील, जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है, सुपीरियर झील नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आप याद रखिएगा, बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। वहीं जो सुपीरियर झील है, इसकी क्या खासियत है? तो मीठे पानी की यह सबसे बड़ी झील है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, मीठे पानी की यह सबसे बड़ी झील मानी जाती है सुपीरियर झील। यह आपको अमेरिका और कनाडा में देखने को मिलेगी। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं था। संविधान के द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है सदस्यों की? तो आप याद रखिएगा, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है 552 हो सकती है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। हाल ही में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का जो मनोनीत किए जाते थे, जो आपके एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 लोग थे जो मनोनीत किए जाते थे, अब उनको मनोनीत नहीं किया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना आप याद रखिए कि जो 2 लोगों का मनोनयन किया जाता था, एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को जो मनोनीत किया जाता था, अब उनको नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो मैक्सिमम सीट आपकी 552 हो सकती हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। आप याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है पंचायती राज को संवैधानिक निकाय बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है?
तो आप याद रखिएगा, भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान माना जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। भारत रत्न की जो शुरुआत है 1954 में की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। उस समय ये हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्हीं के द्वारा 1954 में भारत रत्न देने की शुरुआत करी गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा पहला जो भारत रत्न था 1954 में किसको दिया गया था, तो 3 लोगों को दिया गया था। इन 3 लोगों के नाम आप याद रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन और इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन 3 लोगों को जो है पहला भारत रत्न दिया गया था 1954 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 31 अक्टूबर को किसकी जयंती होती है, तो सरदार पटेल साहब की। सरदार पटेल की जो जयंती होती है उसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार किसकी जयंती होती है 23 जनवरी को, तो सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है उसको हम पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं 23 जनवरी को। 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, और यह मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। और 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस मनाते हैं। इसी दिन गोल्ड मेडल जीता गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिवस भी लिखे गए जो आप देख सकते हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है। सद्भावना दिवस आपका 20 अगस्त को होता है, राजीव गांधी की जयंती होती है। सुशासन दिवस आपका 25 दिसंबर को होता है, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती होती है। पराक्रम दिवस आपका 23 जनवरी को होता है, सुभाष चंद्र बोस की यह जयंती होती है। राष्ट्रीय गणित दिवस आपका 22 दिसंबर को होता है और यह श्रीनिवास रामानुजन की जयंती होती है। और भाला फेंक दिवस हम मनाते हैं 7 अगस्त को। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लॉफिंग गैस क्या है। तो नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लॉफिंग गैस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब करी गई थी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो एशिया का सबसे पुराना यह स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसकी स्थापना जो है 1875 में करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एशिया का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 22 अप्रैल का जो दिन होता है इसको हम विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मई को हम क्या मनाते हैं, तो वर्ल्ड लेबर डे यानी कि विश्व श्रम दिवस आपका 1 मई को होता है। 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस होता है, और 21 जून को हम क्या मनाते हैं, नेशनल योगा डे। योगा डे जो होता है आपका यानी कि विश्व योगा डे, यह आपका 21 जून को मनाया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट 21 जून का दिन आपका योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश के लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसके लिए कौन सा प्रतीक चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे धर्म चक्र यानी कि पहिया जो प्रतीक चिन्ह है यह प्रयोग में लाया जाता है गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश के लिए। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था, तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में जो है सर्वाधिक उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। वहीं बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब इन्होंने घर त्याग किया था उसके प्रतीक के लिए घोड़ा का इस्तेमाल किया जाता है, और जब इनका जन्म हुआ था तो उनके जन्म के लिए कमल के प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। 10वें या आखिरी सिख गुरु का नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया कि 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन थे। तो इनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह जो थे ये 10वें या आखिरी सिख गुरु थे, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, तो पटना में इनका जन्म हुआ था। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही करी गई थी, खालसा पंथ की स्थापना। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तथा सिखों के लिए जो पंच ककार थे, पंच ककार में आपका क्या क्या आता है,
पंच ककार में केस हो गया, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा, तो ये 5 ककार जो थे ये अनिवार्य कर दिए गए थे सिखों के लिए। तो ये किसने अनिवार्य किया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ही अनिवार्य किया था। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जन्म के लिए कमल का प्रतीक चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है, और गृह त्याग की घटना को महाविनिशीक्रमण कहते हैं और इसके लिए घोड़ा का प्रतीक चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। ज्ञान की प्राप्ति को हम निर्वाण कहते हैं और इसके लिए बोधि वृक्ष का प्रयोग किया जाता है प्रतीक के रूप में। प्रथम उपदेश के लिए पहिया यानी कि धर्म चक्र का, और जब इनकी मृत्यु होती है उसके लिए स्तूप का प्रतीक चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है और इनकी मृत्यु को हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? तो महात्मा बुद्ध की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाने वाला विदेशी यात्री वेन सॉन्ग किसके काल में भारत आया था? वेन सॉन्ग जो है किसके शासनकाल में भारत आया हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। तो वेन सॉन्ग जो है किसके काल में भारत आया हुआ था? तो आप याद रखिएगा, वेन सॉन्ग जो है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वेन सॉन्ग भारत आया हुआ था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, वेन सॉन्ग के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। इस पुस्तक का क्या नाम है? सी यू की ये पुस्तक जो है लिखी गई थी वेन सॉन्ग के द्वारा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं हर्षवर्धन की 3 रचनाएं भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो हर्षवर्धन स्वयं में एक महान लेखक था, महान राइटर था। इसके द्वारा नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नागनंद हो गया, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये 3 नाटक जो हैं किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए हैं और कई बार एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछा भी गया है, तो इनको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आर्टिकल 280 की बात हो रही है। तो आर्टिकल 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का जो गठन है यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है इसमें से? तो भारत का मानक समय मेरिडियन इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से आपका 82.5 डिग्री 30 इंच, आप याद रखिएगा, 82.5 डिग्री 30 इंच जो है यह भारत का मानक समय मेरिडियन है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय मानक समय जीएमटी से कितना आगे? तो 5.5 घंटे। भारतीय मानक समय जो है जीएमटी से कितना आगे? तो 5.5 घंटे आगे। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु इसमें से कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की यहाँ पे बात हो रही है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में यह स्थित है और इसका नाम है कीबीतु। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु आपका गुहार मोती हो जाएगा जो कि गुजरात में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल हो जाएगा जो कि जम्मू कश्मीर में है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा जिसको हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, और ये आपको मिलेगा ग्रेट निकोबार द्वीप में। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चुनाव आयोग का प्रमुख किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मेनली यहाँ पे बात हो रही है मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको हम ब्लू माउंटेन्स के नाम से जानते हैं? ब्लू माउंटेन्स के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी की पहाड़ियों को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियों को जो है ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका कहाँ से प्रारंभ किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान, यानी कि इसको हम अगस्त क्रांति के मैदान से भी जानते हैं। तो या आप इसको आप ग्वालियर टैंक का मैदान कह लीजिए, ग्वालियर टैंक का मैदान या अगस्त क्रांति का मैदान, दोनों एक ही जगह है। तो यहीं से जो है आपके भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी गई थी 1942 के। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अगस्त क्रांति मैदान या ग्वालियर टैंक मैदान, दोनों एक ही हैं।
टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा कौन सी है? टेलीफोन लाइन में कौन सी धारा बहती है आपसे पूछा जा रहा है। टेलीफोन लाइन की यहाँ पे बात हो रही है। तो टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा आपकी कौन सी होती है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रोकते हैं। यहाँ पे 40 प्रश्नों का यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपका। तो ये 40 प्रश्न आपको कैसे लगे, अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में बस दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।